हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड डेडिकेशन के साथ में आप सब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 12 सितंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मीन्स एंड जितने भी आपके दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे स्टाफ सर्विस कमीशन या फिर एसएससी के एग्जाम्स हों, चाहे रेलवे के पेपर हों या फिर और भी कोई दूसरे एग्जामिनेशंस हों जिसमें करंट अफेयर आता है, उन सब के लिए भी हम 12 सितंबर 2025 की क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं इनको डिस्कस करेंगे। एंड इसमें से क्वेश्चंस फिर किस तरह से बन सकते हैं, एमसीक्यू कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, ये सारी बातचीत भी हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए एंड ये मेरी गारंटी है कि ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्हांस करेगा। इसी नोट पे विदाउट एनी फर्दर अडू 12 सितंबर 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अब हम शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। इस समाचार में हमको बात करनी है कारपेट सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। कारपेट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भारत में उत्तर प्रदेश का भदोही शहर जो है वो प्रख्यात है। भारत में कारपेट सिटी ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? उत्तर प्रदेश के भदोही को बोला जाता है। अब सवाल ये उठेगा कि हमें कारपेट सिटी ऑफ इंडिया या फिर भदोही के बारे में बात क्यों करनी है। जवाब यह है कि रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ इम्पोज किया है, यानी कि जितना भी सामान वो हमारे यहाँ से खरीदता है या फिर जो भी सामान हम यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 50% जो टैरिफ वो लगाने वाले हैं, उसके चलते वो सारे सेक्टर्स जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उसमें से कारपेट इंडस्ट्री एक है। कारपेट का जो सेक्टर है ये सबसे सीवियरली अफेक्टेड सेक्टर्स में से एक है ऑफ दिस 50% टैरिफ दैट हैज़ बीन इम्पोज बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके ऊपर द हिंदू में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छपा था कि किस तरीके से पूरा का पूरा सेक्टर और इस सेक्टर में जो लगे हुए लोग हैं, खासतौर पे भदोही में, ये किस तरह से परेशान हो रहे हैं और किस तरह से इस टैरिफ का जो है नुकसान हो रहा है। और भी उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो वहाँ से मैंने आपके लिए ये करंट अफेयर तैयार किया है, इसलिए हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम का है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे काम का है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो इस न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूटेड ओवर 60% ऑफ इंडियाज हैंडमेड कारपेट एक्सपोर्ट्स इन 2024-25। मतलब भारत में जो हैंडमेड कारपेट है, हाथ से बनाए जाने वाले कालीन या फिर कारपेट्स जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उसका अगर हम 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसका लगभग 60% हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश ने कंट्रीब्यूट किया था। इनफैक्ट हैंडमेड कारपेट जो इंडिया में बनते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर उत्तर प्रदेश ही है। ओवरऑल 58.6% ऑफ हैंडमेड कारपेट्स एक्सपोर्ट्स गोज टू इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके चलते इस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि भारत का जो टोटल कारपेट एक्सपोर्ट होता है, इनफैक्ट जो हैंडमेड कारपेट का एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 60%, 58.6% है, मैं राउंड ऑफ करके 60% बोल देता हूँ, 58.6% के आसपास जो है ये यूएसए को एक्सपोर्ट होता है। अब इस तरह से समझ लें कि लगभग अगर आप 100 कालीन एक्सपोर्ट करते हैं हैंडमेड तो 59 या ऑलमोस्ट 60 कालीन जो है आप यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब वहां पे अगर ये अभी तक इसकी जितनी कीमत थी उस पर 50 रुपए ऐड होकर अगर बिकने लगेगा तो जाहिर सी बात है कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। तो इसके चलते ये सेक्टर जो है काफी ज्यादा हिट हुआ है। एंड जितना भी आपका ये कारपेट प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादातर इसका जो मेजर हिस्सा है कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो भदोही में होता है, भदोही के अलावा इसके आसपास में मिर्जापुर करके एक जिला है और वाराणसी, ये भी जो है हैंडमेड कारपेट का जो क्राफ्ट है उसके सेंटर्स रहे हैं और यहाँ पर भी काफी बड़ी मात्रा में इनका प्रोडक्शन होता है। मगर प्रोमिनेंटली भदोही जो है इन दोनों से ज्यादा आगे है, लीड ले रखा है, तो इसलिए इसको कारपेट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से 2-3 सवाल अपने बनते हैं जो याद रखने हैं। एक तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि कारपेट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जवाब है उत्तर प्रदेश का भदोही। दूसरा, हैंडमेड कारपेट का जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, सब उसमें लीडिंग जो प्रोड्यूसर है या सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर कौन सा स्टेट है? लोगों के जहन में भी नहीं आएगा मगर ये हकीकत है, उत्तर प्रदेश जो है उसमें लीडिंग है। और तीसरा कि यूपी में अगर आप कारपेट प्रोडक्शन के सेंटर्स की बात करें तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो भदोही है, फिर मिर्जापुर है और फिर वाराणसी है। ये हैंडमेड कारपेट के क्राफ्ट और उसके ट्रेड के सेंटर्स अभी से नहीं है, ट्रेडिशनली मिडिवल टाइम से ये रहे हैं। कारपेट वीविंग इन भदोही हैज बीन अ क्राफ्ट सिंस मुगल पीरियड। याद रखना है इस पॉइंट को कि भदोही में जो कारपेट वीविंग है ये क्राफ्ट के तौर पे मुगलों के टाइम पीरियड से है, उसके पहले से इनफैक्ट प्रख्यात था मगर मुगलों ने इसको खास तौर पे सपोर्ट किया है। जो अबुल फजल की आईने अकबरी किताब है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इस क्षेत्र में कारपेट्स की मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर होती थी और क्योंकि मुगल्स जो है इन सारी चीज़ों को पसंद करते थे, खासतौर पर औरंगजेब के पहले तक, अकबर और उसके बाद में जहांगीर और शाहजहां की अगर बात की जाए, इन 3 लोगों के रूल के वक्त में मुगल्स ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है आर्ट एंड कल्चर को, तो इसलिए इन्होंने
इंकरेज भी किया था कि यहाँ पे कारपेट इंडस्ट्री का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो और ज़्यादा लोग इस चीज़ में लगे। तो मुगल्स के टाइम पीरियड में जो प्रोत्साहन दिया गया था उसकी लिगेसी आज तक कायम है और भदोही आज भी जो है भारत में कारपेट हैंडमेड कारपेट का एक सेंटर है और इसीलिए इसको हम लोग कारपेट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ जो कारपेट बनते हैं ये हैंड नॉटेड होते हैं, ये हाथ से बनाए जाते हैं और इनको जाना जाता है इनकी डिज़ाइन के लिए, इनकी जो हाई क्राफ्ट्समैनशिप है, जो ड्यूरेबल होते हैं, लंबे वक्त तक चलते हैं और सबसे बड़ी बात सॉफ्ट बहुत होते हैं, वार्म होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते ये कारपेट जो है बहुत फेमस होता है। एंड प्रोमिनेंटली 3 तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ऊन का या फिर वुल का इस्तेमाल करके बनते हैं, सिल्क का इस्तेमाल करके बनते हैं, कॉटन का इस्तेमाल करके बनते हैं या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है और इनके कॉम्बिनेशन की मदद से भी जो है कारपेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स या फैक्टर्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। एक दो फोटोग्राफ्स देखते हैं, ये देख लीजिए, ये भदोही में बनने वाले कारपेट का फोटोग्राफ है। देखें ऐसे कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा हाथ से बनाया गया है। इसमें जितनी डिजाइन की गई हैं सब हाथ से बनाई गई हैं। अब इसको देखकर हमें समझ में आ रहा है कि इसकी क्राफ्टमैनशिप जो है उसका क्या लेवल है। तो ये तो एक हो गया। ये वाला फोटोग्राफ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कारपेट देखने में। इनफैक्ट इसको देखकर आप में से कोई अगर आगरे गया होगा तो आगरे में जो पूरी कलाकारी की गई है दीवार के ऊपर, ये उससे काफी हद तक मैच करता है। ये बस ये फर्क है कि वो कलाकारी मार्बल पे करके दीवार पे सजाई गई है संगमरमर के ऊपर, और यहाँ पर वही लगभग उसी तरीके की जो चित्रकारी है ये कारपेट पे उतार दी गई है। देख लीजिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो क्योंकि इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं, तो अच्छी कीमत पे बिकती भी हैं और जनरली इस तरीके का सामान बाहर खूब एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट करके आपके मैन्युफैक्चरर्स खूब कमाते थे। अब अमेरिका में ट्रम्प को जो ये कह सकते हैं उसके ये जो ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर वो खेल रहे हैं, तो उसके चलते इस सेक्टर को थोड़ा नुकसान हो रहा है। होप सो हम लोग इस चीज़ को भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें और ये जो सेक्टर सीवियरली हिट हुआ है तो ये और ज़्यादा आपके नए कस्टमर्स ढूंढे या नए देशों का जो है वो ढूंढे जहां पर हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकें और इस चीज़ की भरपाई कर सकें, क्योंकि झुका तो जा नहीं सकता यूनाइटेड स्टेट्स के सामने। तो देखते हैं इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाएगा, बट उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये सेक्टर जल्दी से जल्दी समस्या से निकले और ये जो शानदार कलाकारी है, क्योंकि एक तरीके का आर्ट ही है, तो ये जो है जारी रहे। तो ये अपनी न्यूज़ हो गई। क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिए हैं। कारपेट सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भदोही को। लीडिंग हैंडमेड आपका जो कारपेट्स का या हैंडमेड जो आपका ये कारपेट्स बना के एक्सपोर्ट जो करता है स्टेट, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो गया। तीसरा, यूपी में हैंडमेड कारपेट्स का जो पूरा सेंटर्स हैं प्रोडक्शन के, वो कहाँ कहाँ पे हैं? भदोही में है, मिर्ज़ापुर में है, वाराणसी में है। इसके बाद में मुगल्स ने कारपेट वीविंग को आपका प्रमोट किया था या नहीं किया था? बिल्कुल किया था। उन्हीं के प्रमोशन के चलते यहाँ पर ये आज एक मेजर सेंटर के तौर पे बना हुआ है। आईने अकबरी में इसका बाकायदा मेंशन है। ये सारे के सारे कारपेट्स हैंड नॉटेड होते हैं, वुल, सिल्क और कॉटन का इस्तेमाल करके इनको बनाया जाता है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के बारे में अब हमको इस समाचार में बात करनी है। तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 11 सितंबर के दिन सेलिब्रेट किया गया था। 11 सितंबर के दिन ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि भारत की जो फॉरेस्ट और भारत की जो वाइल्ड लाइफ है उसकी रक्षा के लिए वो सारे लोग जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया है, उन सबका सम्मान किया जा सके, उन सबका ऑनर किया जा सके। चाहे आपके फॉरेस्ट गार्ड्स हों, चाहे सामान्य आपके सिविलियंस हों, या कोई भी व्यक्ति हो जिसने भारत के वन्य जीव जंतुओं, पशु पक्षियों या फिर हमारी जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट का कवर के जो पेड़ पौधे हैं, इनको बचाने के लिए किसी भी तरीके से अगर सेक्रीफाइस किया है, तो उन सबकी स्मृति के सम्मान के लिए 11 सितंबर के दिन ये नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया जाता है। अब 11 सितंबर के दिन ही इसको क्यों मनाया जाता है? तो उसकी भी वजह है। इसको 11 सितंबर के दिन मनाया जाता है टू कमेमोरेट खिजराली मैसेकर दैट टुक प्लेस ऑन दिस डेट इन 1713 राजस्थान। राजस्थान में 1730 में 11 सितंबर के दिन एक मैसेकर हुआ था जिसको बोला जाता है खेजराली मैसेकर। तो खेजराली मैसेकर को कमेमोरेट करने के लिए ये तारीख जो है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के तौर पे मनाई जाती है। अब इस मैसेकर में हुआ ये था कि अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ में लगभग 350 और मेंबर्स थे बिश्नोई कम्युनिटी के। उन्होंने खेजरी ट्रीज करके पेड़ होता है, खेजरी करके एक पेड़ होता है राजस्थान में, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो कहानी यह है कि राजस्थान में एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह को अपना महल बनवाना था। उस महल को बनाने के लिए उनको लकड़ी की आवश्यकता थी। तो उन्होंने अपने लोगों को, अपने मिनिस्टर्स को आदेश दिया कि भाई पेड़ वगैरह जो हैं मेरे राज्य में काट कर लाओ और उसकी मदद से फिर ये मेरा पैलेस जो है उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसका निर्माण होगा। अब इसके लिए इनके जो लोग थे ये पहुंचे यहाँ पर, ये खेजराली में जो जहाँ पे मैसेकर हुआ था वहां पे पहुंचे। और जो खेजरी ट्री है जिसका राजस्थान में बड़ा एक रिलीजियस महत्व भी है,
उनको काटने की इन्होंने शुरुआत करी। तो जब बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ में जो लगभग 350 के करीब बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे, वो जाकर पेड़ों के साथ में आलिंगन उन्होंने ले लिया, पेड़ों के साथ में लिपट गए और उन्होंने बोला कि भाई अगर आप ये पेड़ काटना चाहते हैं तो उसके पहले आपको हमारे प्राण लेना पड़ेंगे। तो अब राजा के जो सैनिक थे या जो इस काम को करवाने के लिए ग्राउंड पर मौजूद थे, वो लोग अब पावर के नशे में इतना चूर थे, उन्होंने लोगों को भी काटना शुरू कर दिया और उसके साथ ही साथ पेड़ काटने लगे। तो ऐसी इस पूरी प्रोसेस में लगभग 350 के करीब लोग जो है उन्होंने अपने जीवन या फिर अपने प्राणों का जो है बलिदान दे दिया खेजड़ी ट्रीज की रक्षा के लिए। अब जब ये समाचार राजा के पास पहुंचा तो राजा को बड़ी ग्लानि हुई। वो पर्सनली जो है लोगों से मिलने आए और लोगों ये जो जहां पे पूरा इंसिडेंट हुआ था और वहां पर आके उन्होंने सारे लोगों से माफी मांगी, उनसे क्षमा याचना करी, जो भी हरकतें उनके आदमियों ने कर दी थी इसके लिए। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा करी कि अब ये जो खेजराली गांव है इसको किसी भी तरीके से लकड़ी या ये सारी चीजें कुछ भी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको हमेशा के लिए इस सारे बंधनों से मुक्त किया जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा सेक्रीफाइस हुआ है, जो इतना बड़ा मैसेकर हो गया पेड़ों की रक्षा के लिए, जो 350 लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अमृता देवी बिश्नोई की लीडरशिप में, ये अपने आप में एक सिंबल बन गया है ऑफ द स्पिरिट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया। लोग सिर्फ कहने की बातें करते हैं, पेड़ बचाओ, ये करो वो करो, ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग सिर्फ हाउ डेयर यू कह के रह जाते हैं, मगर भारत में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 350 लोग कट के मर गए हों पेड़ बचाने के लिए। दुनिया में मानव इतिहास में कहीं पर आपको इस तरीके का उदाहरण नहीं मिलता। तो ये जो है अपने आप में एक सिंबल बन गया है ऑफ द स्पिरिट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया। और इसी चीज ने आगे चलकर भारत में 20th सेंचुरी में चिपको मूवमेंट को भी इंस्पायर किया था। चिपको मूवमेंट भी इसी के चलते इंस्पायर हुआ है और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का कानून बनवाने में और अच्छी खासी सजाएं लोगों को दी जा सके अगर वो इस तरीके की हरकतें करते हैं एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की। इस तरीके की अगर भारत में आज व्यवस्था है ये सब स्थापित करने में, इस पूरे मूवमेंट का और इस मूवमेंट के पीछे ये जो पूरा इंस्पिरेशन है खेजराली मैसेकर का, इसका खास तौर पे एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो ये अपना समाचार हो गया। न्यूज क्या क्या बनेगी? पहला बनेगा कि ये नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है। जवाब है 11 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि उन सारे लोगों के सैक्रिफाइसेस को ऑनर किया जा सके जिन्होंने भारत के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 11 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? ताकि खेजराली मैसेकर जो है उसको कमेमोरेट किया जा सके, उसका कमेमोरेशन जो है यहाँ पर हो सके। इसमें क्या हुआ था? अमृता देवी बिश्नोई की लीडरशिप में, वो मैंने आपको बता दिया। खेजड़ी ट्रीज कहाँ पे मिलती हैं? राजस्थान में मिलती हैं। एंड ये पूरा का पूरा जो आपका इंसिडेंट है कब हुआ था? जब महाराजा हरय सिंह राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में रूल कर रहे थे। एंड इसने आगे चल के 20th सेंचुरी में चिपको मूवमेंट जो है उसको इंस्पिरेशन देने का काम किया है। कहीं ना कहीं इसी के चलते फिर भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बड़े सख्त कानून जो है बनवाए गए और लागू किए गए। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब हमें बात करनी है बॉर्डर विंग होम गार्ड्स के बारे में, शॉर्ट में जिसको यहाँ पे BWHG भी बोला गया है। तो ये न्यूज़ आने वाले जितने भी आपके अपकमिंग डिफेंस के एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डे 1 के जो एग्जामिनेशंस हैं जो एक दिन में कंडक्ट होते हैं, चाहे SSC का CGL हो, CHSL हो, GD हो या फिर JEE का पेपर हो या कोई दूसरे एग्जामिनेशंस, उसके लिए भी ये न्यूज़ काम की है। एंड जो दूसरे आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे रेलवे के पेपर हों या फिर अपकमिंग स्टेट PSC के एग्जामिनेशन, उसमें से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अच्छे से हमको प्रिपेयर करना है। देखते हैं। समाचार यह है कि होम मिनिस्ट्री जो है ये विचार कर रही है कि जिस तरीके से बॉर्डर विंग होम गार्ड्स आपने इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे पेट्रोलिंग के लिए बना रखे हैं, उसी तरीके के बॉर्डर विंग होम गार्ड्स जो हैं चाइना की बॉर्डर पर भी डिप्लॉय किए जाए। वहाँ पर भी जो है इस तरीके की एक यूनिट को रेस कर चाइना की बॉर्डर पर निगरानी के लिए इसको लगाया जाए। अब ये जो बॉर्डर विंग होम गार्ड्स होते हैं, इनको जो क्षेत्र है बॉर्डर एरिया का वहीं की सिविलियन पॉपुलेशन में से लिया जाता है, उन्हीं में से जो है इनको रिक्रूट करके ट्रेन किया जाता है। और इनका काम क्या होता है? जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं, शांति के वक्त में आपकी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं और युद्ध के वक्त में अगर भारतीय सेना वहां पे लगी हुई है तो इनको हेल्प करना, उनकी सपोर्ट करना, एक एंसिलरी फोर्स के तौर पर ये लोग वहां पे काम करते हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं तो आपको मैटर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कर लें कि एक बॉर्डरिंग एरिया है, शांति के वक्त में उस बॉर्डरिंग एरिया में BSF को डिप्लॉय किया गया है या फिर CRPF को लगाया जाता है और वो लोग वहां की निगरानी करते हैं। और अगर वहां पे कोई इशू हो जाएगा दुश्मन के साथ में, युद्ध जैसी स्थिति आएगी, तो फिर BSF और CRPF इन सबको पीछे किया जाता है और आर्मी को वहां पे जाके खड़ा किया जाता है। अब चाहे BSF के लोग हों चाहे आर्मी के लोग हों, जब तक आप वहां पे ड्यूटी दे रहे हो सारी चीजें ठीक है, मगर आप वहां के लोकल नहीं हो। तो एक लोकल आदमी जो है किसी जगह को जितना अच्छे से जान सकता है या जितना अच्छे से वहाँ के छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज के बारे में या टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में उसको नॉलेज होता है, उतना अच्छा नॉलेज बाहर से आए हुए एक वेल ट्रेंड सिपाही को भी नहीं हो सकता। तो इस बात को समझते हुए इसी क्षेत्र में बॉर्डरिंग एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को अगर आपने भर्ती किया,
कुछ लोगों को आपने भर्ती करके बेसिक ट्रेनिंग दी और उनका फिर अब काम यह है कि आपका चाहे बीएसएफ हो शांतिकाल के वक्त में, चाहे आर्मी हो इमरजेंसी के वक्त में, आपने उनकी मदद करनी है। आपने उनकी एक एंसिलरी फोर्स के तौर पर, एक सपोर्टिंग फोर्स के तौर पर आपने उनके कुछ काम करने हैं, जैसे पेट्रोलिंग हो गया, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कहीं पर थोड़ी निगरानी रखवाई जाए, या फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी जगह का मुआयना करना है, तो लोकल आदमी या गाइड अगर आपके साथ में रहेगा तो वो ठीक रहेगा, तो उसमें फौज की मदद करना या आपकी जो पैरामिलिट्रीज हैं इनकी मदद करना, ये सारी चीज़ें करने के लिए सिविलियन पॉपुलेशन के बीच में कोई बात पहुंचानी है, तो क्योंकि ये लोग उन्हीं में से उठाए गए हैं तो वो इनकी बात पे लोग ज़्यादा बेहतर भरोसा करेंगे, जल्दी भरोसा करेंगे, लोकल लैंग्वेज में जो है बात को कन्वे करना है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ये सारे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है और इनको कंबाइंड तौर पर क्या बोला जाता है, बॉर्डर विंग होम गार्ड्स। अब कहानी यह है कि ये जो बॉर्डर विंग होम गार्ड्स हैं पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगाए गए, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक की जो सीमा है इसमें पाकिस्तान की बॉर्डर पे कई जगहों पर इस तरीके के बॉर्डर विंग होम गार्ड्स की जो टुकड़ियां हैं उनको रेस किया गया, लोकल पॉपुलेशन से इनको रिक्रूट किया गया और इनसे फिर ये सारे काम करवाए गए और यहाँ पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो उसी तरीके की कहानी अब चाइना बॉर्डर पर जो है वो करने का प्लान है और आपका होम मिनिस्ट्री सोच रही है कि इस तरीके के बॉर्डर विंग होम गार्ड्स को चाइना की बॉर्डर पर भी रिक्रूट किया जाए और वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाए। आज की तारीख में कुल मिलाकर ऐसे 7 राज्य हैं जहां पे बॉर्डर विंग होम गार्ड्स की भर्ती होती है या फिर जहां पर ये सैंक्शन्ड है कि यहां पर जो इस तरीके के बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले मेघालय, फिर त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बना तो यहीं से पूछा जाएगा। आज की तारीख में 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें बॉर्डर विंग होम गार्ड जो है इनकी रिक्रूटमेंट की जाती है और यहाँ पर इन लोगों को जो है भर्ती किया जाता है। मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। इनमें भी जो इंपॉर्टेंट बात है, इन 7 राज्यों में भर्ती किया जा सकता है, मगर फिलहाल बॉर्डर विंग होमगार्ड सिर्फ इनमें से राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ये ऑपरेशनल है। बाकी जगहों पर अभी इनको ऑपरेशन में नहीं लाया गया है। पहले कभी इस्तेमाल किया होगा, फिर जरूरत पूरी हो गई, शांति का वक्त है, अभी जरूरत नहीं है तो डिफंक कर दिया गया, अभी फिलहाल घर बैठा दिया गया। राजस्थान में मगर इनको जो है एक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इन 6 राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब और गुजरात में फिलहाल ये एक्टिव नहीं है। राजस्थान में ये एक्टिव है। राजस्थान में ये एक्टिव, इन्होंने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था इसमें बकायदा हिस्सा लिया है। इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी और जो वो भी कलेक्ट करी है बॉर्डरिंग इलाकों से, और लोकल पॉपुलेशन के बीच में जो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करनी थी, जो भेजनी थी, वो भी इंफॉर्मेशन जो है भेजी गई है। सारी चीजें हुई हैं, तो इसमें इन्होंने एक अच्छा रोल जो है अदा किया है। तो याद रखना है, फिलहाल बॉर्डर विंग होमगार्ड्स 7 राज्यों में सैंक्शनड है, मगर सिर्फ उसमें से एक राज्य राजस्थान में फिलहाल एक्टिव है। चाइना बॉर्डर पर अगर बनाया गया तो वहां पर भी एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को भी अपनी मनमर्जी से भर्ती कर लो या उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है आप इस फोर्स का हिस्सा बनाओगे। ये एक वॉलंटरी सर्विस है। आप बाकायदा लोगों को जाके बॉर्डरिंग एरियाज में बताते हो कि ऐसी ऐसी हमारी स्कीम है, आप अगर भर्ती होना चाहते हो तो बताओ। तो ये वॉलंटरी स्कीम है, आदमी अपनी मर्जी से भर्ती होता है और जिस भी व्यक्ति को भर्ती किया जाता है वो 3 से 4 साल तक की अपनी सेवाएं देता है। और इसकी ड्यूटीज जो है वो बेसिकली वो ड्यूटीज होती हैं जो एक कांस्टेबल की होती हैं। एक पुलिस कांस्टेबल या फिर बॉर्डर एरिया में जो कांस्टेबल रैंक का एक आपका सिपाही जो ड्यूटीज परफॉर्म करता है, वही सारी ड्यूटीज 3 से 4 साल के दरमियान बॉर्डर विंग होमगार्ड्स में आके वॉलंटरी सर्विस करते हुए आपको परफॉर्म करनी होती है। अब इनकी जो ट्रेनिंग की जाती है उसका 25% जो हिस्सा है और बाकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट इनको दिया जाता है वो दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। यानी कि अगर इनकी ट्रेनिंग में 100 रुपए खर्च होंगे तो उसमें से 25 रुपए भारत सरकार देगी, और अगर इनकी तनख्वाह 100 रुपए की है तो उसमें से भी जो 25 रुपए हैं वो भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। बाकी आपका स्टेट गवर्नमेंट और डिफेंस के जो आपके संस्थान है वो इनका बाकी हिस्सा, बाकी पैसा वगैरह जो है वो देते हैं। एंड इनकी जो तनख्वाह बनती है दिन की, एक कांस्टेबल की एक दिन की जितनी सैलरी होती है उसकी इक्विवेलेंट होती है। यानी कि लगभग 800 से 900 रुपए प्रति दिन के हिसाब से इनको जो है भत्ता या सैलरी दी जाती है। जितने दिन इनसे एक्टिवली ड्यूटी ली जाती है उस हिसाब से फिर आप हिसाब किताब लगाकर उतना पैसा आप इनको पे कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है काम चलता है। एंड लोकल एरियाज में काफ़ी सशक्त साबित हुए हैं पाकिस्तान की बॉर्डर पर, बाकी इलाकों में जहां पर इनको इस्तेमाल किया गया था। अब चाइना बॉर्डर पर भी जो है इनको रेस किया जाएगा और वहां पर अब देखते हैं फिर किस तरीके के रिजल्ट निकल कर आते हैं। मगर ये समाचार है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं याद रखना है। बॉर्डर विंग होम गार्ड्स क्या एक रेगुलर फोर्स है? तो हम बोलेंगे रेगुलर फोर्स तो नहीं है, इररेगुलर फोर्स है। पूरे भारत में डिप्लॉय किए जा सकते हैं? नहीं, ये लोकल एरियाज या लोकल पॉपुलेशन से उठाए जाते हैं, बॉर्डरिंग एरिया में वहीं पे लगाए जाते हैं। आज एंसिलरी फोर्स का काम करते हैं, सपोर्टिंग रोल जो है अदा करते हैं बॉर्डर पे, आपकी जो गार्डिंग फोर्सेज या इंडियन आर्मी होती हैं उनकी मदद के लिए। 7 राज्यों में फिलहाल ऑथराइज्ड हैं, मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। और उसमें भी ऑथराइज 7 राज्यों में है, मगर एक्टिव फिलहाल सिर्फ राजस्थान में है। एंड वॉलंटरी सर्विस होती है, 3 से 4 साल का रिक्रूटमेंट है, परमानेंट नौकरी नहीं है, याद रखिएगा। और ड्यूटीज
किस तरीके की करना पड़ती हैं, जो सिपाही कांस्टेबल रैंक पर बॉर्डर पे आपकी ड्यूटीज परफॉर्म करता है वो सारी ड्यूटीज आपको परफॉर्म करना पड़ती हैं, और उसी के इक्विवेलेंट आपको सैलरी दी जाती है। दिन के हिसाब से आपका बनता है कितने दिन आपने ड्यूटी करी है, और हर एक दिन की जो आपकी कांस्टेबल की ड्यूटी बनती है या कांस्टेबल की जो बनती है ड्यूटी की कीमत या कॉस्ट, उस हिसाब से आपकी सैलरी कैलकुलेट करके दी जाती है, जो लगभग 800 से 900 रुपए दिन का पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं कि पूछ लिया जाए, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चलें, दैट्स इट ऑन दिस न्यूज़। अगली न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो अगला समाचार ये है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने एक सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन है उसको फ्लैग ऑफ किया है, जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। एंड ये सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन की खासियत यह है कि इसमें सारी महिलाएं हैं, और ये सारी महिलाएं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस से ली गई हैं। इनकी मदद से एक्सपीडिशन बनाया गया है, और अब ये पूरी दुनिया की परिक्रमा करने के लिए एक जहाज़ पे निकली हैं, एक शिप के ऊपर ये सेल कर गई हैं। इस तरीके का एक्सपीडिशन ये दुनिया में पहला है जिसमें किसी देश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद से एक एक्सपीडिशन या फिर एक ग्रुप बनाया गया है, और वो ग्रुप जो है दुनिया की परिक्रमा करने के लिए निकला है। अब ये जो एक्सपीडिशन है इसको नाम दिया गया है समुद्र मंथन। थोड़ा सा समझते हैं, देखिए 2-3 टर्म्स इसमें आएंगे बार बार, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सर्कम नेविगेशन का मतलब होता है पूरी दुनिया का या पूरी अर्थ का एक चक्कर लगाना, या फिर कम से कम उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना जितना अर्थ का सर्कमफ्रेंस है। अब हमारे देश में इसके पहले भी इस तरीके के एक्सपीडिशंस हुए हैं, मगर ये एक्सपीडिशन अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी एक्सपीडिशन नहीं हुआ जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सिर्फ आपकी महिला अधिकारियों की मदद से एक ग्रुप बनाया गया हो, एक एक्सपीडिशन बनाया गया हो, और ये ग्रुप जो है फिर पूरी दुनिया की चक्कर लगाने के लिए, सर्कम नेविगेशन के लिए जो है निकला हो। ये पहली बार हो रहा है, इसलिए ये अपने आप में खास हो जाता है। और इस सर्कम नेविगेशन की जो ये पूरी आपका ये मिशन रहेगा, ये पूरा जो एक्सपीडिशन है, इसको नाम दिया गया है समुद्र प्रदक्षिणा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने को याद रखना है। अब इस प्रोग्राम के तहत में होगा ये कि 10 महिला ऑफिसर्स हैं जो तीनों सर्विसेज से ली गई हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों से मिला के कुल मिला के 10 फीमेल ऑफिसर्स को लिया गया है। और इंडिजिनसली भारत में एक 50 मीटर लंबी बोट या फिर एक याच बनाई गई है जिसका नाम है इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी, IASV, इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी। इस पर अब ये जो 10 ऑफिसर्स हैं ये निकली हैं। ये पूरा का पूरा जो आपका रूट है वो ईस्टर्ली रूट कवर करेंगी। ईस्टर्ली रूट का मतलब ये कि जो ईस्ट की तरफ से आपकी बहने वाली विंड्स हैं उनके सहारे जो हैं ये अपना सफर करने वाली हैं, ट्रैवल करने वाली हैं, और लगभग 26,000 नॉटिकल माइल्स को जो है ये ट्रैवल करेंगी। एंड अपने पूरे सफर में इक्वेटर को 2 बार ये क्रॉस करने वाली हैं, एंड पूरी धरती का चक्कर लगाकर फिर लगभग 1 साल के बाद में ये वापस आएंगी, 1 साल के बाद में ये लौटेंगी। फोटोग्राफ देख लीजिए, ये इंडियन आर्मी का जो सेलिंग वेसल है त्रिवेणी, ये इसकी फोटोग्राफ मैंने लगाई है। इसके ऊपर वो जो महिला ऑफिसर जाने वाली हैं वो खड़ी हुई हैं। अब जब ये अपना पूरा चक्कर लगा के लगभग इनको 1 साल का वक्त लगेगा, और ये मई 2026 में जो है अपना पूरा सर्कम नेविगेशन कर वापस लौटेंगे। इस दरमियान ये 3 जो आपके ग्रेट केप्स हैं उनको भी टच करेंगी, उनको भी राउंड करेंगी। सबसे पहला है ल्यूविन, दूसरा है हॉर्न, और तीसरा है गुड होप। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, ये देखिए केप ल्यूविन यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में, केप ऑफ गुड होप या फिर केप होप यहाँ पर है, और तीसरा केप हॉर्न जो है यहाँ पर है। तो केप हॉर्न साउथ अमेरिका में है, केप ऑफ गुड होप या केप जो होप लिखा हुआ था, केप ऑफ गुड होप उसका पूरा नाम है, वो यहाँ पर है आपका अफ्रीका में, एंड केप ल्यूविन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये 3 केप्स को वो टच करती हुई जाएंगी पूरा, और पूरा का पूरा जो है अपना सफर वो यहाँ से करने वाली है। और लगभग आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहने वाला है, 7-8 महीनों का सफ़र करके अल्टीमेटली मुंबई में जहाँ से ये निकली हैं मई 2026 में इसी पॉइंट पर लौटने वाली हैं। तो ये अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये जो समुद्र प्रदक्षिणा के नाम से आपका जो सेलिंग एक्सपीडिशन निकला है ये खास क्यों है। सबसे पहली खास बात ये है कि पूरा ऑल वुमेन एक्सपीडिशन है। दूसरा ये कि इस ऑल वुमेन एक्सपीडिशन में तीनों जो आपकी फोर्सेज हैं, तीनों जो सर्विसेज हैं, उनसे लोगों को लिया गया है, उनसे जो है आपने आपकी वुमेन ऑफिसर जो है उनको भर्ती किया। इस तरीके का पहला एक्सपीडिशन है जिसमें तीनों सर्विसेज की फीमेल ऑफिसर्स जो हैं वो समुद्र प्रदक्षिणा पे या फिर सर्कम नेविगेशन के लिए निकली हूँ। ये पूरा का पूरा जो आपका सफर होने वाला है इसमें ये 3 आपके केप्स को टच करने वाली हैं, ल्यूविन, हॉर्न और गुड होप। तो अब ये ल्यूविन, हॉर्न और गुड होप न्यूज में आ गए। आपसे सीधा सीधा ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केप ल्यूविन कहाँ पर है, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, ये तो चले आसान है, ये इसके बारे में आपने भी सुना ही होगा। तो ये भी आपका अफ्रीका में है। उसी के पास में केप अग्युलस भी आपको दिख रहा है, वो भी अफ्रीका में है। और तीसरा है केप हॉर्न। तो केप हॉर्न जो है वो लैटिन अमेरिका में पड़ता है, ये या साउथ अमेरिका में पड़ता है। ये 2-3 केप्स के नाम अपने को याद रखने हैं। इतना कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनकर तैयार होते हैं, और ये डे 1 के जितने एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है।
यूपीएससी में से कोई सवाल आए इसकी संभावना कमी है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस न्यूज़ में हमको बात करनी है आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। ये समाचार यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एज वेल एज जितने भी आपके दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, हाई चांसेस है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए। वजह यह है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग न्यूज़ में है ही, और उससे रिलेटेड फिर ये टॉपिक है आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग, तो इसके चलते ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। देखते हैं, समाचार है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज वर्किंग टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लेंडिंग 10% आइसोब्यूटेनॉल विद डीजल। तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, जो भारत में जितने भी आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी रिसर्च होती है उसमें एक अग्रणी संस्थान है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से डीजल में 10% आइसोब्यूटेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो हो सकती है, नहीं हो सकती, इस पूरी चीज़ को स्टडी करें, और अगर हो सकती है तो कितना फिजिबल है, करने के बाद में व्हीकल में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों को स्टडी ये लोग कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि डीजल के साथ में जो 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने की कोशिश की गई थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं, पेट्रोल के साथ में 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, और उसके बाद में अब तो 20% के भी आसपास जो है शायद इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है। तो पेट्रोल के साथ में इथेनॉल की ब्लेंडिंग सक्सेसफुल है, और सरकार उसको जो है कमर्शियली लागू भी करने वाली है, वो उसको मार्केट में भी लाने वाले हैं। मगर डीजल के साथ में इथेनॉल को ब्लेंड करके उनका जो प्लान था कि हम लोग डीजल को भी बेचना शुरू कर दें, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो नहीं मिल पाया। तो डीजल में अगर इथेनॉल नहीं ब्लेंड हो पा रहा तो फिर कोई और चीज ब्लेंड करके देखो। इस थॉट प्रोसेस के साथ में अब आइसोब्यूटेनॉल जो है उसकी ब्लेंडिंग करने की कोशिश की जा रही है कि 10% ब्लेंडिंग अपन करके देखते हैं कि अगर ये कामयाब होती है नहीं होती, और अगर होती है तो फिर उसके बाद में कितना फिजिबल है व्हीकल्स में इसको डालकर इस्तेमाल करना, वो सारी चीजों की स्टडी भी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो कर रहा है। अब ये जो आइसोब्यूटेनॉल है इसका फॉर्मूला होता है C4H10O। ये एक अल्कोहलिक कंपाउंड है, ऑब्वियस सी बात है, फ्लेमेबल, और ये फ्लेमेबल प्रॉपर्टीज रखता है, साथ ही साथ ये कलरलेस है, और कॉमनली इसका इस्तेमाल जो एक सॉल्वेंट के तौर पर होता है। जनरली पेंटिंग और कोटिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें इसको एक मेजर केमिकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल उठेगा कि आइसोब्यूटेनॉल में ही ऐसी क्या खास बात है कि आप डीजल के साथ में इसी की ब्लेंडिंग कराना चाह रहे हो? तो वजह यह है, एक तो इसको पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के तहत बनाया जा सकता है, दूसरा जो बायोमास है उसके फर्मेंटेशन से इसको बनाया जा सकता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का अपना टोटल लॉजिक यह है कि हम लोग बंपर मात्रा में जो ये गेहूं, चावल और गन्ना उगाते हैं, इससे हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं, और उसको फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लेंडिंग करके पेट्रोल में। इससे एक तो किसान को भी आपका जो है फायदा होगा, और दूसरा पेट्रोल वगैरह जो इंपोर्ट करना पड़ता है उसका बिल अपना और थोड़ा कम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जितना पेट्रोल बिकता है उसी मात्रा में अगर आप देखेंगे ट्रक और बाकी सारी चीजों में डीजल भी खूब इस्तेमाल होता है। डीजल के साथ में मगर ये आपकी इथेनॉल की ब्लेंडिंग कामयाब नहीं हो पाई। अब आपकी कोशिश ये है कि अगर इथेनॉल की ब्लेंडिंग नहीं हो सकती तो ये जो बायोमास है जो इतना सारा अपने पास में इकट्ठा होता है, इसके फर्मेंटेशन से कोई दूसरी चीज अगर बनाई जा सके और वो अगर डीजल के साथ में ब्लेंड हो जाए तो बताओ। तो जवाब है आइसोब्यूटेनॉल जो है फर्मेंटेशन और बायोमास से बन सकता है। तो अब इसके फर्मेंटेशन से जो ये बायोमास के फर्मेंटेशन से जो आइसोब्यूटेनॉल बन सकता है, इसकी ब्लेंडिंग कर अब देखी जा रही है डीजल के साथ में, क्योंकि इथेनॉल की कामयाब हो नहीं पाई। तो अगर ये इसका कुछ रिजल्ट निकल कर आता है तो फिर इसको जो है लागू करवा दिया जाएगा, नहीं आता तो फिर कोई और चीज तलाशी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके की प्रॉपर्टीज आपको चाहिए वो प्रॉपर्टीज भी इसमें है कि फ्लेमेबल होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है, कलरलेस और सारी चीजें। अच्छा, इथेनॉल के रिस्पेक्ट में इसके पास में कुछ एडवांटेजेस भी हैं। जैसे सबसे पहला तो इथेनॉल की अपेक्षा इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो ज्यादा है और डीजल के करीब है। अब डीजल इंजन जनरली ज्यादा पावर जनरेट करते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, आपके जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसकी अपेक्षा डीजल इंजन ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा जो पावर है वो जनरेट करता है। यही एक वजह है कि जो हैवी आपकी जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स हो गया, ये सारी चीजें जनरली डीजल पर चलती हैं, तो ज्यादा पावर जनरेट करते हैं। ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए अब आपके पास में ऐसा फ्यूल होना चाहिए जिसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा हो। तो इथेनॉल की उतनी एनर्जी डेंसिटी भी नहीं थी, उसके कंपैरिजन में अगर हम ये आइसोब्यूटेनॉल की बात करें तो उसकी एनर्जी डेंसिटी इथेनॉल से ज्यादा है। डीजल के बराबर उसकी भी नहीं है मगर उसके आसपास में है, तो अगर आप ब्लेंडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं काम चल जाएगा, ऐसा अभी इन लोगों का मानना है। बाकी आगे देखते हैं और क्या निकल कर आता है, रिजल्ट डिजायरेबल होता है या नहीं होता है। दूसरा, इट हैज लो हाइग्रोस्कोपिसिटी, यानी कि ये कम मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करता है इथेनॉल की अपेक्षा। इससे फायदा ये होगा कि आपके जो इंजन है और जो पाइपलाइन है, पूरा आपका जो ऑटोमोबाइल है उसमें करोजन होने की संभावना कम है। इनफैक्ट इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो पेट्रोल में की जा रही है 20% के करीब, उसको भी इसी बात पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उससे इंजन जल्दी खराब हो सकता है और सारी चीजें हैं, क्योंकि उसकी हाइग्रोस्कोपिसिटी जो है वो काफी ज्यादा हाई है। हालांकि सरकार भी इसके ऊपर अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रही है, मगर अब वही बात है कि लोगों के मन में भी थोड़ा बहुत संशय तो है, बट होप सो संशय वगैरह सारे दूर हो जाएं। पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये जो आइसोब्यूटेनॉल है इसकी खासियत ये है, ये उतना पानी एब्जॉर्ब भी नहीं करता जितना इथेनॉल एब्जॉर्ब करता है। इसके चलते अब ये पानी अगर कम एब्जॉर्ब करेगा तो इसके चलते करोजन जो आपके इंजन में अंदर के पाइपलाइन में होने की संभावना है वो कम हो जाएगी। इंजन लंबे वक्त तक चलेगा, रस्टिंग वगैरह का शिकार नहीं होगा और आपकी जो व्हीकल है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के चलते आइसोब्यूटेनॉल कंपैरेटिवली एक ज़्यादा अच्छा फ्यूल है।
एंड इसकी ब्लेंडिंग डीजल के साथ में करवाई जा रही है। तो ये अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे? पहला तो यही बनेगा कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है वो क्या दोनों पेट्रोल और डीजल में की जा रही है? जवाब है नहीं, इथेनॉल की ब्लेंडिंग सिर्फ पेट्रोल में की जा रही है, डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग कामयाब नहीं हो पाई। तो उसकी जगह पर फिर अब किसकी कोशिश है? आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग कराने की कोशिश है। आइसोब्यूटेनॉल कैसे बनता है? एक तो पेट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू बनता है, दूसरा फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास से बनाया जा सकता है। इसका फॉर्मूला क्या है? C4H10O। किस तरीके का कंपाउंड है? अल्कोहलिक कंपाउंड है, साथ ही साथ कलरलेस होता है, मगर इसमें फ्लेमेबल प्रॉपर्टीज हैं। जनरली इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? कोटिंग एजेंट के तौर पर या पेंटिंग इंडस्ट्री में जो है एक डिसॉल्विंग एजेंट के तौर पर, एक सॉल्वेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल की अपेक्षा इसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, प्लस हाइग्रोस्कोपिसिटी जो है वो कम है, मतलब कम पानी एब्जॉर्ब करता है। तो इससे संभावना यह है कि ये कम आपका इंजन जो है खराब करेगा, रस्टिंग वगैरह की संभावना उतनी नहीं है जितना इथेनॉल ब्लेंडिंग में निकल कर आ रही है, जिसकी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इन सारी चीजों के चलते आइसोब्यूटेनॉल C4H10O भी एक अच्छा जो है अल्टरनेटिव साबित हो सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग का डीजल के केस में, और हो सकता है इसके अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस समाचार में हमको 2 सर्वे होने वाले हैं, उनके बारे में बात करनी है। ये इंपॉर्टेंट सर्वेज हैं और यहाँ से हाई चांसेस हैं कि यूपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो देखते हैं इसे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन is all set to conduct 2 key economic surveys। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2 सर्वे कराने वाली है, इनफैक्ट 2 की इकोनॉमिक सर्वे कराने वाली है। पहले सर्वे का नाम है ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे AIDIS, एंड दूसरा है सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स। ये दोनों सर्वे जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच में करवाए जाएंगे। लगभग 1 साल के करीब ये सर्वे चलने वाले हैं, यानी कि पूरे भारत में होने वाले हैं, बहुत बड़े लेवल पर होंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में हाउस होल्ड यहाँ पे कवर होने वाले हैं और इंपॉर्टेंट सर्वे हैं। एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे AIDIS को देखते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सर्वे ऑन हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया। अब ये जो सर्वे है इसकी खासियत यह है कि भारत में हाउस होल्ड फाइनेंस की क्या स्थिति है, इसको समझने के लिए जितने भी सर्वे किए जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे वाइड और सबसे लार्जेस्ट सर्वे जो है वो यही है। हाउस होल्ड फाइनेंस का मतलब क्या होता है? हर एक घर, ऑब्वियस सी बात है, किसी ने कोई लोन ले रखा है, किसी ने कोई EMI ले रखी है, इस तरीके से। तो हाउस होल्ड में जो आपके फाइनेंस की स्थिति है वो क्या है, किस तरीके से आप अपना घर चला रहे हो, कितनी आपकी तनख्वाह है, कितनी आपकी सैलरी है, ये सारी चीजें, कितना आपने कर्जा ले रखा है, कितनी आप EMI भरते हो, ये सारी चीजों का जो एक असेसमेंट किया जाता है, सर्वे किया जाता है, ये आपका AIDIS या फिर इसका जो फुल फॉर्म है ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे के तहत में किया जाता है। It provides critical data on household indebtedness and asset ownership across both rural and urban areas। यानी कि हर एक घर में आपकी इंडेप्टनेस कितनी है, किस घर में कितना कर्जा है, किसने फॉर्मली कितना कर्जा ले रखा है, और किसके पास में कितने आपके एसेट की ओनरशिप है, मकान कितने हैं, दुकान कितनी है, गाड़ी कितनी है, इन सारी चीजों का जो एक डाटा होता है वो इस सर्वे में इकट्ठा किया जाता है। ये सर्वे दोनों क्षेत्रों में होता है, रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाता है और अर्बन एरियाज यानी कि शहरी क्षेत्रों में भी किया जाता है। अब जब एक बार इसका इतने बड़े लेवल पर अगर ये सर्वे होगा, साल भर अगर ये सर्वे किया जाएगा, तो डाटा एक इकट्ठा करने के बाद में उसको एनालाइज करने में भी काफी टाइम लगेगा। मगर जब फाइनली आपके पास में डाटा आ जाता है तो फिर इस डाटा का, ये डाटा बहुत इंस्ट्रूमेंटल है आपके जो भी नेशनल अकाउंट्स हैं उनको बनाने में। नेशनल अकाउंट्स का मतलब है कि ये जितनी भी आपकी योजनाएं बनती हैं जिसमें पैसे दिए जाने हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजों में जो है इस सर्वे के डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ एसेट डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी कितनी इनइक्वालिटी है वो भी यहां से हमको समझ में आती है। जैसे एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, गुजरात की बात कर लेते हैं, वहां पर लोगों की स्थिति कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, वहां वेल टू डू स्थिति में लोग हैं, तो वहां पर जो है इंडेप्टनेस शायद आपको उतनी देखने को ना मिले, लोगों के पास में प्रॉपर्टी वगैरह भी ज्यादा हो। उसी के कंपैरिजन में पश्चिम बंगाल या बिहार में चले जाएंगे तो वहां पर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के तो संपन्न है मगर ज्यादातर जो है लोगों की परिस्थितियां अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से आपकी इनइक्वालिटी कितनी है अक्रॉस एक क्षेत्र में, और रीजन टू रीजन आपकी इनइक्वालिटी कितना ज्यादा वेरी करती है एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर क्रेडिट मार्केट्स को समझने में मदद मिलती है कि बैंकिंग सेक्टर कहां पे जो है ठीक ठाक तरीके से उन लोगों को कर्जा दे रहा है जिनको उसकी जरूरत है, कहां पर जो है कर्जा नहीं दे पा रहा है और क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सारी चीजों को समझा जाता है। और इन सब का इस्तेमाल कर आपका आरबीआई हो या फिर आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स हो, ये सारे के सारे लोग जो है इस डाटा की मदद से, इसकी फाइंडिंग्स की मदद से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, और अगर किसी पॉलिसी में कुछ खामियां आ रही हैं तो इसको इंप्रूव करते हैं। ये सारे के सारे काम जो है इस पर्टिकुलर डाटा की मदद से किए जाते हैं। इसलिए ये डाटा ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे के नाम से जो ये किया जा रहा है और उसमें जो इकट्ठा किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत काम का हो जाता है और इसको हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसे पर्टिकुलर सर्वे में से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ये एक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेकंड सर्वे का नाम है सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। अब जैसे कि आपको यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है, ये सर्वे जो है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड पे किया जाता है या फिर उन घरों में किया जाता है जो एग्रीकल्चर में, कृषि में लगे हुए। देखते हैं सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड।
इट इंक्लूड्स डाटा ऑन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स, वो सारे घर, वो सारे कुटुंब जो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, उनका जो डाटा है वो इसमें इकट्ठा किया जाता है। उसमें पहले तो ये देखते हैं कि इनका इनकम कितनी और एक्सपेंडिचर कितना है, खेती बाड़ी से कमाते कितना है और खर्चा कितना है। उसके बेसिस पे फिर आपको ये समझ में आता है कि डेप्ट कितना ले रखा है, कितना कर्जा ले रखा है और कितना आसानी से इनको कर्जा मिल जाता है। क्रेडिट जो है, बैंकिंग सेक्टर जो फॉर्मल आपका सेक्टर है, इससे कितना आसानी से क्रेडिट ले लेते हैं। देन लैंड और लाइफ स्टॉक की जो ओनरशिप है, कितनी जमीन है किसी परिवार या किसी कुटुंब के पास में, और कितने आपके पशु पाल रखे हैं इन्होंने, लाइफ स्टॉक कितने हैं, ये सारी ओनरशिप देखी जाती है। क्रॉप और लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन कितना है, फसल टू फसल ये लोग कितना जो है आपका कितना टन जो है अनाज उगा लेते हैं, और कितने इनके साल दर साल जो है जानवर हो जाते हैं, खरीद लाते हैं, या फिर इनके जानवर दूसरे जानवर जन्म देते हैं, ये सारी चीजों का। एंड देन फार्मिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके की हैं, आज भी मतलब पुराने तरीकों से खेती बाड़ी कर रहे हैं या नए तरीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं, नए तरीकों में भी सिर्फ ट्रैक्टर ही इस्तेमाल करते हैं या और भी बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसी हैं, टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, कितना अवेयर है। एंड लास्टली सरकार की जो स्कीम्स हैं, कितनी स्कीम्स इनको मिली हैं, कितना उसका फायदा उठाया है, क्रॉप इंश्योरेंस करवाते हैं, नहीं करवाते हैं तो फिर उसका क्या अनुभव रहा है, ये सारी चीजें जो है चेक की जाती हैं। कोई हरास तो नहीं करता, सरकारी अफसर परेशान तो नहीं करता, रिश्वत तो नहीं मांगता, ये सारी चीजें एसेस की जाती हैं। ये सारा का सारा डाटा एक बार इकट्ठा हो जाता है तो उस डाटा की मदद से भी जो है इस डाटा का इस्तेमाल खास तौर पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर करता है, नीति आयोग इसका इस्तेमाल करता है, रिसर्चर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ग्रामीण भारत और खास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी योजनाएं बनानी है उसमें फिर सारे डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जितनी पॉलिसीज बनती हैं उसमें सारे डाटा का इस्तेमाल प्रोमिनेंटली होता है। इस डाटा के इस्तेमाल के बिना कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जाती, इसके असेसमेंट के बिना किसी भी पॉलिसी को गो हेड नहीं मिलता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है, ये भी बहुत काम का सर्वे है। एंड इसकी मदद से भी जो है भारत, खासतौर पे जो ग्रामीण भारत है, उसकी एक सशक्त तस्वीर आपके सामने निकल कर आती है, जिसका इस्तेमाल कर फिर फर्दर डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से जो है ये दोनों सर्वे अपने काम करते हैं, इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम अपने को याद रखने हैं, ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, ये पूरा रूरल एंड आपके अर्बन दोनों एरियाज में होता है। और सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जनरली रूरल एरियाज में होता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रूरल एरिया में होगा, मगर प्रोमिनेंटली खेती बाड़ी गाँव में ही होती है। और दोनों करवाता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम करवाया जाता है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 13 सितंबर 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।